देखिए, कल हमने मिडिवल हिस्ट्री का एक पार्ट पढ़ लिया था जहांगीर के बारे में। तो मुगल वंश को पढ़ रहे थे अपन, आज हमारा टॉपिक है जहांगीर। ठीक है, इसके बारे में हमने थोड़ा बेसिक पढ़ भी लिया था जहांगीर के बारे में। आज इसकी विजय अभियान के बारे में अपन बात करेंगे। यानी अकबर का सबसे प्रिय पुत्र था जहांगीर, और अकबर की मृत्यु के पश्चात मुगल वंश की जो गद्दी संभालता है, जो उत्तराधिकारी बनता है, वो बनता है जहांगीर। अब जहांगीर क्या हुआ कि जहांगीर जैसा ही बना तो इसने सबसे पहले एक जनता को खुश रखने के लिए, जनता आवाम को खुश रखने के लिए एक दीवार खिंचवाई, जिसे न्याय की जंजीर कहा गया, ताकि आवाम खुश रह सके। इसके पश्चात क्या हुआ कि जहांगीर के दो पुत्र थे, एक का नाम खुर्रम था, एक का नाम खुसरो था। जो खुसरो था वो विद्रोह करेगा, उसके पश्चात खुर्रम, जो कि उसके बाद उसको शाहजहां की उपाधि मिलेगी। इसके अब विजय अभियान पढ़ रहे हैं, यानी जहांगीर के विजय अभियान। विजय अभियान यानी जहांगीर ने क्या किया? देखिए, अकबर की साम्राज्यवादी नीति के तहत जहांगीर ने भी अपनी दिग्विजय नीति का अनुसरण किया, साम्राज्यवादी नीति को अपनाया, और अपने पिता यानी अकबर ने जो क्षेत्र नहीं जीते थे, या उसने जो सपना देखा था जीतने का, वो सपना भी साकार करेगा। जैसे पहला सपना इसका था मेवाड़ विजय। मेवाड़ यानी मेवाड़ को वर्तमान में बोला जाता है उदयपुर। तो मेवाड़ आपको पता होगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छी तरह से बताया था कि अकबर की राजपूत नीति हमेशा से ये चाहता था अकबर कि राजपूत जो है वो मेरे से क्या कर ले, अधीनता स्वीकार कर ले। 1570 में जब लाहौर दरबार लगाया गया, उसमें तकरीबन जितने भी राजा थे राजस्थान के, जितनी भी रियासतें हुआ करती थे, डूंगरपुर को छोड़ दो, बांसवाड़ा रियासत को छोड़ दो, उसके पश्चात मेवाड़ को छोड़ दो, तो ये रियासतों में मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मुगलों की अधीनता भी स्वीकार करते हैं ये रियासतें, और उनके साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते हैं। लेकिन मेवाड़ जो रियासत थी, ये अकबर का एक बहुत बड़ा काटा था। यानी अकबर ने मतलब जलालुद्दीन खिलजी को, भगवत को, टुंडरमल को अनेकों तो दूत भेजे, उसके बाद अब्दुल खान खाना को भेजा, अनेकों प्रकार के युद्ध लड़े, लेकिन महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सका। यानी एक तरह से देखा जाए तो मेवाड़ को जीत नहीं सका। अब जहांगीर जब शासक बना तो इसके मन में ये दिली इच्छा थी कि वो अपने पिता का सपना क्या करे, साकार करे, और इसी के कारण उसने मेवाड़ पे चढ़ाई शुरू कर दी। यानी ये चाहता था कि मैं मेवाड़ को जीतूंगा, तभी मेरे पिता की आत्मा को क्या मिलेगी, शांति मिलेगी। इसके लिए इसने क्या किया? सबसे पहले बता दें कि मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करने के लिए अब्दुल खान खाना परवेज के नेतृत्व में सेना भेजी, लेकिन अब्दुल खान खाना ने मतलब एक तरह से मेवाड़ को नहीं जीत पाए। उसके पश्चात क्या आता है कि खुर्रम को भेजा जाता है। किसको भेजा जाता है? खुर्रम को भेजा जाता है। और खुर्रम को जब भेजा जाता है तो बताते हैं कि खुर्रम को जब भेजा जाता है तो खुर्रम ने उस समय मेवाड़ का राजा बन गया था, अमर सिंह बन गया था। अमर सिंह यानी ये महाराणा प्रताप का पुत्र था। महाराणा प्रताप की तो मृत्यु हो जाती है, उधर तो अकबर की मृत्यु हो गई, उधर महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। मुगलिया सल्तनत का उत्तराधिकारी बनता है जहांगीर, जबकि मेवाड़ का जो राजा बनता है वो बनता है कौन है? अमर सिंह, जो उसका पुत्र था महाराणा प्रताप का। अमर सिंह जब राजा बनता है तो खुर्रम एक बहुत विशाल सेना लेकर मेवाड़ में चढ़ाई करता है। क्या करता है? चढ़ाई करता है। उस समय अमर सिंह व खुर्रम के मध्य क्या हो जाती है? 1615 में एक संधि हो जाती है। 1615 में क्या हो जाती है? एक संधि हो जाती है। ठीक है, अगर देखा जाए एक तरह से तो मुगलों की अधीनता अमर सिंह ने भी क्या कर ली थी? स्वीकार कर ली थी, उनके साथ संधि कर ली थी। इसमें कुछ संधि की शर्त थी। जैसे पहली शर्त क्या थी? पहली शर्त ये थी कि चित्तौड़ या मेवाड़ के राजाओं में, मेवाड़ का राजा अमर सिंह अधीनता स्वीकार कर लेता है, अधीनता
स्वीकार कर लेता है। चित्तौड़ का जो राजा था अमर सिंह, वो क्या कर लेता है, अधीनता स्वीकार कर लेता है। क्या कर लेता है, अधीनता स्वीकार कर लेता है। ठीक है। नंबर 2 देखिए, चित्तौड़ जो दुर्ग था, चित्तौड़ दुर्ग व उसका क्षेत्र मुगलों के पास चला जाता है। किसके पास चला जाता है, मुगलों के पास चला जाता है। ठीक है। नंबर 3 अगर अपन देखें तो संधि के तहत अब मेवाड़ के महाराजा चित्तौड़ के दुर्ग की मरम्मत नहीं करवा सकते, चित्तौड़ के दुर्ग की मरम्मत नहीं करवा सकते, मरम्मत नहीं करवा सकते। ठीक है। ये तो लीज पॉइंट था मेवाड़ के महाराजाओं के लिए, राणाओं के लिए, कि पहला क्या कि मेवाड़ का जो महाराजा था अमर सिंह, उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद चित्तौड़ दुर्ग पर उनका क्या हो गया, अधिकार हो गया। चित्तौड़ और चित्तौड़ का आसपास का क्षेत्र था उसके ऊपर किसका अधिकार हो गया, मुगलों का अधिकार हो गया। तीसरा, पुराने ज़माने में क्या था कि चित्तौड़ दुर्ग की ये अकबर ने जब आक्रमण किया था तो चित्तौड़ दुर्ग को ध्वस्त करते, उससे पहले राजपूत जो लोग थे वो उसकी क्या कर देते, मरम्मत कर देते। तो 1615 में खुर्रम और अमर सिंह के मध्य जब संधि हुई तो उसमें ये शर्त निकल के आई कि आप अब चित्तौड़ दुर्ग की क्या नहीं करोगे, मरम्मत नहीं करोगे। ठीक है। ये पूछ लेगा आपसे एग्जाम में, इस प्रकार का प्रश्न भी आता है कि 1615 में सांझा या खुर्रम और अमर सिंह के मध्य जो संधि हुई थी उसकी शर्तें क्या क्या थी। तो शर्तें क्या थी, पहली शर्त, चित्तौड़ यानी मेवाड़ का राजा अमर सिंह जो कि मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेगा, चित्तौड़ दुर्ग और उसके आसपास का क्षेत्र है उसके ऊपर उनका अधिकार हो जाएगा, चित्तौड़ के दुर्ग की मरम्मत नहीं करवा सकते। चौथी जो थी वो थी कि अमर सिंह या मेवाड़ के महाराजा मुगलों के दरबार में नहीं जाएंगे, मुगलों के दरबार में नहीं जाएंगे। चौथी शर्त ये थी। और पांचवी शर्त ये थी कि मेवाड़ के महाराणा मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध नहीं बनाएंगे, वैवाहिक संबंध नहीं बनाएंगे। यानी इस प्रकार से कुल 5 शर्तें हुई थी 1615 में, जिसके तहत मेवाड़ जो रियासत थी, जो कि महाराणा प्रताप तक इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं करी थी। महाराणा प्रताप ने अनेकों प्रकार के कष्ट सहे, दुख सहे, लेकिन उसने अंतिम समय तक मरने को मर गया, लेकिन उसने मुगलों की या अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी। लेकिन इसका पुत्र जो था अमर सिंह, उसने बड़ी मुश्किल से, क्योंकि न तो पूरा खजाना था और न ही क्या था, सेना का बाहुल्य था, जिसके कारण इसने मजबूरन क्या किया, सांझा यानी खुर्रम से अधीनता स्वीकार कर लेता है। जिसकी शर्त ये थी कि मेवाड़ के जो महाराणा थे, पहली बार यानी इससे पहले आप बप्पा रावल से लेकर राणा रतन सिंह, कुंभा, सांगा, जितने भी शासक थे महाराणा प्रताप तक, उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करी और न ही कभी दिल्ली सल्तनत के शासकों की अधीनता स्वीकार करी। यानी किसी भी शक्ति के या तो मजबूर नहीं हुए, चाहे इनको कितने भी दुख उठाने क्यों ना पड़े हो। अंतिम समय में जब देखा गया तब अमर सिंह ने आकर इनके साथ अधीनता स्वीकार कर लेता। लेकिन अगर शर्त देखी जाए तो एक पक्ष अगर देखा शर्त की, अगर आप खुद देख रहे हो कि शर्त अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये मुगलों के लिए भी इतनी अच्छी संधि नहीं थी। क्योंकि देखिए क्या था कि मेवाड़ का राजा अमर सिंह अधीनता स्वीकार कर ली, चित्तौड़ वाला क्षेत्र उनको मिल गया, चित्तौड़ के दुर्ग की मरम्मत नहीं करवा सकते। अमर सिंह ने कहा कि हमें आप मुगल दरबार में आने के लिए बाध्य नहीं करोगे। उसके बाद मेवाड़ के महाराणा मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध नहीं बनाए, क्योंकि जयपुर के, बीकानेर के, जैसलमेर के ये जो शासक थे, भाटी, जयपुर के कछवाहा जो शासक थे, इन्होंने क्या किया था, मुगलों के साथ अपने वैवाहिक संबंध बना लिए थे। जबकि इन्होंने कहा कि मेवाड़ के महाराणाओं के साथ आपके वैवाहिक संबंध नहीं हो सकते। ये संधि थी 1615 में जो सांझा और किसके मध्य हुई थी, अमर सिंह के मध्य। ठीक है। इसके बाद दूसरा इसका जो अभियान था वो था विजय अभियान मेवाड़, और मेवाड़ के पश्चात आता है दक्षिण अभियान। दूसरा कौन सा, 1 नंबर विजय मेवाड़, दूसरा आएगा दक्षिण अभियान।
दक्षिण अभियान। दक्षिण अभियान के अंतर्गत क्या होता था कि देखिए, आपको मैं प्रागैतिहासिक काल यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उसके बाद वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, जैन, बौद्ध, मौर्य, गुप्त, वर्धन, चोल, चालुक्य, पल्लव, ये जितने भी शासक थे, इनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी दक्षिण को जीतना। अब आप सोचोगे कि सर दक्षिण को जीतना इतना मुश्किल क्यों? क्योंकि दक्षिण को जितना उत्तर भारत के जो राजा थे, जब वो दक्षिण में जाते थे तो एक बार तो वो लोग अधीनता स्वीकार कर लेते थे, लेकिन उसके तत्पश्चात जब वो राजा उत्तर भारत की ओर आता तो वो वापस क्या हो जाते, स्वतंत्र हो जाते। दूसरा एक कारण की हो गया। दूसरा कारण देखिए, दूसरा कारण ये था कि दक्षिण वाला जो क्षेत्र था ना, जब आप उत्तर से दक्षिण की ओर जाओगे, जैसे वर्तमान में आप अगर दिल्ली से, कश्मीर से कन्याकुमारी जाते हो तो आपको कितनी समस्या आएगी, वही समस्या उस समय थी। आज तो देखो साइंस ने इतनी तरक्की कर लिया है, हमारे पास यातायात के और भी बहुत सारे साधन, उस समय ऐसा नहीं था। तो क्या होगा कि विंध्याचल पर्वतमाला है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, उसके पास अरावली पर्वतमाला है, अनेकों प्रकार का दलदली क्षेत्र, अनेकों प्रकार के बंदरगाह और विकट परिस्थितियाँ, ये क्या करती थी, जो दक्षिण के जो राजा थे उनके लिए तो ये बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो क्या करते, एक प्रणाली होती थी गुरिल्ला पद्धति, यानी गुरिल्ला पद्धति जिसे छापामार प्रणाली भी बोलते हैं, जिसको रफे बीएस भी बोलते हैं इंग्लिश में। वो क्या था कि ये लोग क्या करते, वही मारना पड़ता वाली तरह, यानी जब भी कोई उत्तर का राजा आता उसके साथ छीना चपटी करते, उसको मार देते, या बड़ी सेना लेके आता तो ये उस छिपकर उनको मारते और वापस कहाँ भाग जाते, पहाड़ियों में भाग जाते। अब पहाड़ी क्षेत्र उन उत्तर भारत के लोगों के लिए वो चुनौती बड़ा मारक था, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था भी कहाँ पर पहाड़ी है, कहाँ पर जाना है, कहाँ पर नहीं जाना है। सबसे बड़ी समस्या आएगी ना, क्योंकि वो उस चीज़ से वाकिफ नहीं थे। तो दक्षिण अभियान जीतना एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो जहांगीर ने क्या किया, अपने पिता अकबर का सपना साकार करने के लिए क्या किया, दक्षिण की ओर विजय अभियान चलाया, जिसमें सबसे पहले इसने परवेज के नेतृत्व में, दूसरा खान खाना यानी अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में एक विशाल सेना, यानी मुगलों की एक विशाल सेना दक्षिण भारत की ओर भेजी। किसको जीतने के लिए? अहमदनगर को जीतने के लिए। अहमदनगर। और अहमदनगर का उस समय जो शासक था वो था मलिक अंबर। कौन था? मलिक अंबर। ठीक है, यानी मलिक अंबर जो था ये वास्तव में रियल में अगर देखा जाए तो गुरिल्ला पद्धति का संस्थापक माना जाता है। यानी गुरिल्ला पद्धति या एक छोटी सी सल्तनत, यानी एक छोटे से क्षेत्र अहमदनगर का राजा जिसने पूरी की पूरी मुगल सेना को पराजित कर देगा, ये एक नीति लेके चलता था जिसके नाम था गुरिल्ला पद्धति। गुरिल्ला युद्ध लड़ने की एक पद्धति होती है, जैसे उस्मानी पद्धति, उज्बेक, ये जो अलग अलग प्रकार की जो नीतियाँ होती हैं ना, उसी प्रकार एक गुरिल्ला एक पद्धति होती थी जिसे इंग्लिश में रफेबियस कहा जाता है। ठीक है, गुरिल्ला पद्धति का अर्थ क्या होता है कि ये क्या करते, जैसे कोई उत्तर भारत की सेना आई, जैसे सपोज करिए कि खान खाना एक सेना लेके आ गया, ठीक है, विशाल सेना लेके आएगा। मलिक अंबर ने किस नीति को अपनाया? गुरिल्ला नीति को या गुरिल्ला पद्धति को। ये क्या करते कि पहाड़ियों में छिपे रहते और जब भी सेना गुजरती तो पीछे से उससे वार कर देते, और वार करते ही और भागकर फिर कहाँ छिप जाते? पहाड़ियों में छिप जाते। तो मुगल सेना जो थी, उत्तर भारत की सेना थी, उनको न तो वो पहाड़ियों पर चढ़ना जानते थे, न पहाड़ियों से वाकिफ थे और न उनके रास्तों से वाकिफ थे। वो पीछे अगर भागने की कोशिश करते तो पीछे से और सैनिक आकर उनको मार देते। इस प्रकार बताते हैं कि अहमदनगर को जीतना अकबर का भी बहुत बड़ा सपना था, हुमायूं का भी बहुत बड़ा सपना था। उस सपने को साकार करेगा अब जहांगीर। जहांगीर ने क्या किया, जो खान खाना मलिक अंबर को हरा नहीं पा रहा था, अब यहाँ पर खुर्रम के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? खुर्रम के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी गई। खुर्रम के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी गई। विशाल सेना जब भेजी गई तो यहाँ पर खुर्रम यानी जो शाहजहाँ बनेगा, अब उसने क्या किया? मलिक अंबर को हरा दिया। क्या किया? मलिक अंबर को हरा दिया। और इसी जीत से, इसकी खुर्रम की इस विजय अभियान से
जहांगीर जो बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ और उसको इस जीत से खुश होकर इसे एक उपाधि देता है और उस उपाधि का नाम क्या होता है? शाहजहाँ। क्या नाम होता है उसका? शाहजहाँ। और ये एग्जाम में पीछे रीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है और नेट में तो ये तकरीबन क्वेश्चन आता है कि किस विजय अभियान के तहत खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि मिली थी? तो वो अभियान कौन सा है? मलिक अंबर को हराने का, यानी अहमदनगर को जीतने। ऑप्शन में अगर अहमदनगर आए यानी अहमदनगर विजय अभियान या मलिक अंबर को हराने के पश्चात खुर्रम को किसकी उपाधि मिलती है? शाहजहाँ की उपाधि मिलती है। और देता कौन है? इसका पिता जहांगीर देता है। समझ में आ गई ना मेरी वाली बात, मैं जो बोल रहा हूँ आपको? तो इसके ये अभियान थे। उसके बाद क्या होगा? शहरयार का विरोध। देखिए शहरयार का विद्रोह। देखिए क्या हुआ कि पिछले वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। वो चीज़ ये थी कि जहांगीर ने प्रेम में वशीभूत होकर एक शेर अफगान की विधवा मेहरुनिसा के साथ ये क्या कर लेता है? शादी कर लेता है। सुनने वाली बात है, इधर देखो, यानी शहरयार का विद्रोह है। मेहरुनिसा जो कि एतमादुद्दौला, ठीक, और असमत खां की पुत्री थी। इसके पति का नाम शेर अफगान था। मेहरुनिसा के पति का नाम क्या था? शेर अफगान, ठीक है। और मेहरुनिसा के पिता का नाम था एतमादुद्दौला और इसकी माता का नाम था असमत बेग, जिसने इत्र बनाने की पद्धति खोजी थी, इत्र बनाने की पद्धति, ठीक है। देखिए मेहरुनिसा, इसके पति का नाम शेर अफगान, एतमादुद्दौला और इसकी माता का नाम असमत बेग। अब क्या हुआ कि मेहरुनिसा का एक भाई था असफ खां, इसके भाई का नाम था असफ खां, ठीक है। अब असफ खां की एक पुत्री थी, उसका नाम था अर्जुबंद बानो बेगम, जो कि आगे चलकर दुनिया के इतिहास में मुमताज़ महल के नाम से जानी जाएगी, जिसके ऊपर ताज महल बना हुआ है। अर्जुबंद बानो बेगम, यानी अर्जुबंद बानो बेगम। देखिए मेहरुनिसा जो शेर अफगान की पत्नी थी, अब जहांगीर ने क्या किया? शेर अफगान की हत्या करवा दी। मेहरुनिसा के पति शेर अफगान की हत्या करवा दी किसने? जहांगीर ने। क्यों? क्योंकि जहांगीर मेहरुनिसा से अत्यधिक प्रेम करता था और इसी प्रेम में वशीभूत होकर शेर अफगान की हत्या करवाकर मेहरुनिसा के साथ स्वयं शादी कर लेता है और मेहरुनिसा को एक उपाधि देता है और उसका नाम क्या है? नूर-ए-जहां, यानी सारी कयामत की रोशनी जिसके मुख पर हो उसे बोलते नूर-जहां। नूर-जहां के साथ शादी कर ली और प्रेम में वशीभूत होकर अत्यधिक मदिरा का सेवन करने के कारण जहांगीर की दरबार में बिल्कुल भी नहीं चलती थी। सारी की सारी शासन व्यवस्था किसके हाथ में आ गई? नूर-जहां के हाथ में आ गई। अब नूर-जहां की एक पुत्री थी, यानी शेर अफगान और नूर-जहां की एक पुत्री थी, उस पुत्री की शादी कर दी शहरयार के साथ। किसके साथ कर दी? शहरयार के साथ, ठीक है। और इसका नूर-जहां का एक भाई था आसफ खां की एक पुत्री थी अर्जुबंद बानो बेगम। इसने आसफ खां ने इसकी शादी कर दी शाहजहाँ के साथ। किसके साथ शादी कर दी? शाहजहाँ के साथ। अब दरबार में सबसे ज़्यादा चलती किसकी थी? नूर-जहां की। अब नूर-जहां ने सोचा कि जहांगीर के बाद जो शासक बनेगा, मुगलिया सल्तनत का जो उत्तराधिकारी बनेगा, वो अपने दामाद शहरयार को बनाना चाहते थे। किसको बनाना चाहते थे? शहरयार को बनाना चाहते थे। जब कंधार का नेतृत्व है, यानी कंधार ये वर्तमान में अफगानिस्तान के अंदर है, जब कंधार का नेतृत्व शहरयार को सौंपा गया तब आसफ का चिंतित हो गया और वो अपनी बहन के इरादे भाप गया और वो जानने लग गया कि हो ना हो जहांगीर के बाद नूर-जहां जो है वो शहरयार को क्या बनाएगी? मुगलिया सल्तनत का उत्तराधिकारी बनाएगी। जबकि शहरयार जो था वो इतना योग्य नहीं था कि एक उतनी बड़ी डायनेस्टी को संभाल सके। तत्पश्चात क्या हुआ? आसफ खान ने एक निमंत्रण पत्र भेजा, एक लेटर भेजा
किसको? खुर्रम को, यानी शाहजहां को। जब वो दक्षिण अभियान में था तब क्या हुआ, इसने लिखा कि आप जल्दी से जल्दी करके एक बार उत्तर भारत की ओर आ जाए, वरना क्या हो जाएगा, शहरयार क्या कर देगा, उत्तराधिकारी बन जाएगा। जिसके कारण क्या होता है कि शाहजहां यानी खुर्रम क्या कर देता है, विद्रोह कर देता है। क्या कर देता है? विद्रोह कर देता है। और इस विद्रोह के कारण ही इनमें क्या हो जाती है, आपस में लड़ाई हो जाती है। क्या हो जाती है? लड़ाई हो जाती है। और ये अब पहली बार होगा ये क्या कि बाबर के बाद हुमायूं के बाद जहांगीर और जहांगीर के बाद शाहजहां, यानी उत्तराधिकारी की अगर अपन लड़ाई लड़ेंगे तो वो अब शुरू हो जाएगी। इसके बाद शाहजहां को भी क्या करना पड़ेगा, उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है ना। उसके बाद शाहजहां जब शासक बनेगा तो इसके पुत्र शुजा, मुराद, दारा सिको है, इनके मध्य भी आपस में क्या होगा, युद्ध होगा। क्या होगा? युद्ध होगा, जिसके कारण इसका खामियाजा इन्हें एक लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें आपके समझ में आ गई। अब क्या होगा कि शहरयार ने जब विद्रोह किया तो शाहजहां अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए, देखिए शाहजहां अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए उत्तर भारत की ओर आ गया। कहाँ पर आ गया? उत्तर भारत की ओर आ गया। उत्तर भारत की ओर आया। उस समय जहांगीर की अत्यधिक मदिरा के सेवन के कारण ये बीमार हो गया था। कहाँ क्या हो गया था? बीमार हो गया। और स्वास्थ्य लाभ के कारण ये कश्मीर चला गया। कहाँ चला गया? कश्मीर चला गया। लेकिन इसकी जो स्थिति थी उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा था, क्योंकि अत्यधिक मदिरा सेवन करने के कारण इसका जो शरीर है वो बहुत ही कमज़ोर हो गया था। और जबकि शासन संभाल रही थी मेहरुन्निसा यानी नूरजहां। अब क्या हुआ, कश्मीर के अंदर एक क्षेत्र है राजौरी, वर्तमान में यहाँ पे सबसे ज़्यादा आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही है। राजौरी के निकट इसका क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद इसका मकबरा, इसका जो मकबरा वो है लाहौर में। कहाँ पर है? लाहौर में। यानी जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? लाहौर में। जो किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। ठीक है, और नूरजहां के द्वारा एक मकबरा और बनवाया गया था, वो था एतमादुद्दौला का मकबरा। एतमादुद्दौला का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा ये भारत में बनने वाला प्रथम मकबरा था जिसमें पित्रादुरा शैली का प्रयोग किया गया। देखिए, नूरजहां के द्वारा एक मकबरा बनवाया गया। किसका? सबसे पहले अपने पति जहांगीर का मकबरा, उसके बाद इसने अपने पिता एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया। देखिए ये मकबरा कैसे होता है, इस प्रकार से इसने एक शैली बनवाई थी, वो शैली थी पित्रादुरा शैली। कौन सी शैली? पित्रादुरा शैली। आप एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है कि पित्रादुरा शैली क्या होती है। पित्रादुरा शैली, ये पित्रादुरा शैली क्या होती है, जिसके अंदर देखिए कि पत्थरों को काटकर, यानी पत्थरों को काटकर उनके अंदर सोने व हीरे के जवाहरात पिरोए जाते हैं। यानी पित्रादुरा शैली के अंदर क्या होगा कि जो मकबरा बनेगा, यानी एतमादुद्दौला जिसका मकबरा बनवाएगा कौन? नूरजहां बनवाएगी। अब नूरजहां ने जब बनवाया इसमें, तो इसने ये एक यूनान की शैली है पित्रादुरा शैली, उस शैली का इसमें प्रयोग किया गया, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि सोने व हीरे के जो जवाहरात होते हैं उनको जड़ा जाता है, जिससे अगर दूर से आप देखोगे तो वो चमकती हुई नज़र आती है। देखिए इसके बाद जो शासक बनेगा वो बनेगा शाहजहां। कौन बनेगा? शाहजहां। कौन बनेगा? शाहजहां। और शाहजहां पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, धन्यवाद।